नमस्कार, प्रभा साक्षी के खास कार्यक्रम चाय पर समीक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, बहुत स्वागत है धन्यवाद आपका। अंकित और जी। अगर देखा जाए तो ये सप्ताह हम लोग जिन विषयों पर चर्चा करते हैं उसके लिए ये सप्ताह सबसे बढ़िया रहा, क्योंकि जी। पूरी तरीके से सप्ताह में राजनीति की खबरें रही, चुनावी नतीजे आए, सबको कुछ ना कुछ मिल गया। लेकिन सर, अपने चर्चा की शुरुआत करें और राजनीतिक मुद्दों पर बात करें उससे पहले समान नागरिक संहिता पर बात कर लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस कानून को लेकर, इस मुद्दे को लेकर देश में चर्चा लगातार हो रही है। जी। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग इसके पक्ष में हैं, जी। लेकिन अब संसद में इसे लाया गया है। तो आखिरकार यूसीसी को संसद में उठाया गया है, संसद में एक विधेयक लाया गया है, इसको लेकर कैसे देखते हैं? क्योंकि भाजपा एक एक करके राज्यों में तो ला ही रही है, लेकिन अब सीधे संसद में भी इसको पेश कर दिया गया है। जी। नहीं, देखिए, ये बात सही है कि जो समान नागरिक संहिता है ये भारतीय जनता पार्टी और उससे पहले जनसंघ के एजेंडे में था। उनके जो प्रमुख वादे हैं उनमें से एक ये समान नागरिक संहिता भी है, और समान नागरिक संहिता इस देश के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता भी है, ये भी बात जग जाहिर है। और लगातार ये जो सरकार है ये बार बार कह रही है कि हम समान नागरिक संहिता के लिए वचनबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। हाल ही में चुनाव के दौरान जब बड़े बड़े नेता विभिन्न मीडिया चैनलों से बातचीत करते हुए तमाम प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे, उसमें से एक प्रश्न का उत्तर देते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि हम जो समान नागरिक संहिता है उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। और हमने देखा कि किस तरीके से बीजेपी ने जो उत्तराखंड से शुरुआत करी, उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर असम, फिर मध्य प्रदेश, फिर गुजरात, फिर हिमाचल प्रदेश में भी चुनावी वादा किया गया था। तो ये समान नागरिक संहिता राज्यों में लाने की शुरुआत हो चुकी है। और मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसा लगता है कि जिस तरह से सरकार सीएए लाई थी और विरोध देश भर में झेलना पड़ा था एक वर्ग द्वारा, तो उस विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सरकार इस बार सतर्कता से आगे बढ़ रही है। राज्यों में पहले यूसीसी को लाकर, समान नागरिक संहिता को लाकर देखा जा रहा है कि विरोध होता है या उसका समर्थन होता है, उसके आधार पर केंद्र में लाया जाएगा। आपने कहा कि संसद में ये विधेयक लाया जा चुका है, तो ये जो अभी विधेयक आया है, राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा जो लेकर आए हैं विधेयक, ये एक निजी विधेयक है जो कि उनको एक अधिकार है सांसद के नाते, वो निजी विधेयक पेश कर सकते हैं, वो लेकर आए हैं। और क्योंकि ये गैर सरकारी विधेयक है तो इसको इतनी महत्ता हम कह सकते हैं कि शायद नहीं है इसकी। अब देखना होगा कि जब इस पर चर्चा होती है तो सरकार का क्या रुख रहता है। जो विभिन्न दलों के सांसद हैं, हालांकि हंगामे के बीच इसको पेश किया गया, तो देखना होगा कि और दलों की क्या प्रतिक्रिया रहती है, ये सब देखना होगा। लेकिन अभी फिलहाल चूंकि ये सरकार की तरफ से नहीं लाया गया है, एक सांसद की ओर से निजी विधेयक पेश किया गया है। और हम देखते हैं कि हर शुक्रवार को जो सांसद हैं वो निजी विधेयक पेश करते हैं, लेकिन वो सरकार के आश्वासन के बाद उसको वापस भी ले लेते हैं। तो देखना होगा कि इस विधेयक पर चर्चा होती है या सरकार के आश्वासन के बाद इसको वापस लेते हैं, या सरकार इसी विधेयक को गैर सरकारी को सरकारी में बदल देती है। आने वाले दिनों पता चलेगा। लेकिन जो समान नागरिक संहिता है देश की आवश्यकता है, और अभी शायद अगले सप्ताह ही कुछ इस ऐसे ही कुछ संबंधित मुद्दे हैं जिनको लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। बिल्कुल। तो देखना होगा कि सरकार कैसे आगे बढ़ती है। लेकिन हमारे दर्शक इस बात का इंतजार कर रहे होंगे कि आज पॉलिटिकल पिटारे में क्या आप लेकर आए हैं। तो चुनावी नतीजों का जो पूरा लेखा जोखा है वो हम आपको बता चुके हैं। गुजरात में भाजपा ने जीता, हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ, कांग्रेस को वहां जीत मिली, दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने एमसीडी का चुनाव जीता है। जी। चुनावी नतीजे का जो संकेत है वो क्या है? क्योंकि किसने क्या जीता, कैसे जीता, वो तो चर्चा हम लगातार करते रहते हैं जी। लेकिन इसके आगामी दिनों में इसके संकेत क्या हैं, और क्या हिमाचल कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित होने वाला है? देखिए, जो संदेश है सबसे बड़ा वो अगर एक लाइन में हम बात करें तो जनता है उसने भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों को ही जश्न मनाने का मौका दिया है और सबक भी सिखाया है कि आप ज़्यादा मत उड़िए, ज़मीन पर रहिए, काम करिए, नतीजे तब आपको मिलेंगे। और जनता तय करती है कि किसकी सरकार बनेगी, आप लिख कर नहीं दे सकते कि किसकी सरकार बनेगी। तो आप जनता के बॉस मत बनिए, जनता ही बॉस होती है, ये लोकतंत्र है। ये गुजरात के चुनाव ने, हिमाचल के चुनाव ने, एमसीडी के चुनाव ने दर्शा दिया है। बिल्कुल। अब आप देखिए कि आपने कहा कि क्या हिमाचल से संजीवनी मिल गई है कांग्रेस को। कह सकते हैं कि संजीवनी मिल गई है, लेकिन कांग्रेस को ये ध्यान देना होगा
कि संजीवनी मिली कैसे है, जो मिली है संजीवनी वो आखिर किन कारणों से मिली है। पहले तो हम देख लें, जो कांग्रेस की 40 सीटें वहाँ पर हिमाचल प्रदेश में आई हैं, उसमें से 15 सीटें ऐसी हैं, 15 या 16 सीटें ऐसी हैं, कम से कम 15 सीटें तो ऐसी हैं ही जो कि कांग्रेस 2000 के कम से भी कम अंतर से जीती है। तो ध्यान देना होगा कि ये बहुत कम अंतर से जीती गई सीटें हैं। आप बीजेपी से बहुत ज़्यादा बढ़त नहीं बना पाए हैं। आपको जो सत्ता मिली है, जो हिमाचल प्रदेश का एक रिवाज है कि जनता एक बार कांग्रेस को देखती है, एक बार बीजेपी को देखती है, उसके चलते इस बार क्रम में आपका नंबर था, तो उस नाते आपको मिल गई है। आपके प्रियंका गांधी को छोड़ दें तो कोई बड़ा नेता वहाँ पे पार्टी के लिए प्रचार करने नहीं गया हिमाचल में। फिर बाद में फिर शायद मल्लिकार्जुन खड़गे गए थे, लेकिन उन्होंने ज़्यादा रैली नहीं करी। प्रियंका गांधी ने ही वहाँ पर बागडोर संभाली थी। हिमाचल प्रदेश में ओपीएस जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम है, वो एक नारा काम कर गया है, लेकिन वादा काम तो कर गया है। अब उस वादे को पूरा कैसे करेंगे, फंड्स कहाँ से लाएंगे, ये ध्यान देने वाली बात होगी। बोला है पहली कैबिनेट में इस पर मुहर लगेगी। नहीं, मुहर लगेगी, लेकिन यहाँ पर हमको ये भी बताना चाहिए, एक सवाल कांग्रेस से बनता है कि क्या ओल्ड पेंशन स्कीम लाने का वादा जब आपने घोषणा पत्र में किया था हिमाचल में, गुजरात में, मनमोहन सिंह से पूछा था? डॉक्टर मनमोहन सिंह के ही कार्यकाल में ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम है और जो इसको वापस लिया गया था, वो उन सांसदों में शुमार थे जिन्होंने इसके लिए वोट किया था। कांग्रेस ने समर्थन किया था इसका, और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस पहल को समर्थन दिया था, वोट किया था। तो क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह से पूछकर कांग्रेस ने इस बात को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था? और आज भी मैं देख रहा था कि जो वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कहा है। अभी इससे पहले हमने देखा था कि मोंटेक सिंह आलूवालिया, जो कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष हुआ करते थे, योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने ये बात कही है कि ओल्ड पेंशन स्कीम अर्थव्यवस्था के लिए घातक सिद्ध होगी। एक सरकारी खजाना है, उस पर बोझ बढ़ेगा, और ये इससे बचना चाहिए। जो अतीत में जो आर्थिक सुधार के कदम उठाए जा चुके हैं, हम अगर आज उसको पलटते हैं तो हमने अब तक की मेहनत पर पानी फेर दिया। बिल्कुल। और ये हमको आगे बढ़ना चाहिए, आगे सख्त कदम उठाने चाहिए। हम लोक लुभावन जो कदम उठाकर, अगर पिछले व्यक्ति ने, पिछली सरकार ने कोई बढ़िया कदम उठाया तो हम उसको आज पलटते हैं, आज हमको लोकप्रियता हासिल हो जाएगी, लेकिन हमारे राज्य पर कर्ज बढ़ जाएगा। और जो आने वाली पीढ़ी है, जो युवा हैं, उनको हम कहाँ से रोजगार देंगे? उनको जो आपने किसी की पेंशन का तो इंतजाम कर दिया, लेकिन किसी के रोजगार का इंतजाम नहीं हो पाएगा। तो ये भी ध्यान देने योग्य बातें हैं। देखना होगा कि अब ये प्रक्रिया कितनी सरल होगी कि आप ओल्ड पेंशन स्कीम में चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये सवाल इसलिए भी आएगा कि अब भी जो नई पेंशन स्कीम है वो लागू है। वो पैसा क्या आपको केंद्र इतनी आसानी से दे देगा, या जहाँ भी वो पैसा रखा जाता है, जिन बोर्डों में, निगमों में, क्या वहाँ से आपको पैसा मिल जाएगा? वो देखने वाली बात होगी कि कैसे इस प्रक्रिया को वो सरल बनाते हैं, सब चीज़ें करते हैं। लेकिन एक वादा किया था, वादा तो निभाना पड़ेगा। और हम कह सकते हैं कि हिमाचल में कांग्रेस को संजीवनी मिली है, और ये जो संजीवनी है उसका नतीजा हमको दिल्ली में भी देखने को मिला, जहाँ पे दिल्ली में सुप्त कांग्रेस में जान आ गई। उसके 2 पार्षद चुनाव जीतने के 24 घंटे के भीतर आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। तुरंत कांग्रेस सक्रिय हुई और उन दोनों पार्षदों को समझाकर, और जो पार्टी के दिल्ली के उपाध्यक्ष थे, योगदान काफी रही, इमरान प्रतापगढ़ी का भी योगदान रहा। तो सब सारे के सारे एकदम से सक्रिय हो गए और उनको वापस ले आए। तो अन्य राज्य इकाइयों में भी ये एक विश्वास जागा है कि कांग्रेस अभी जिंदा है। और खासतौर पर हम देखें कि 2018 के बाद से पहली किसी विधानसभा चुनाव में जीत मिली है कांग्रेस को, तो ये एक बड़ी बात है। लेकिन कांग्रेस का जो मुकाबला है अभी बहुत, उसके लिए, उस मुकाबले को जीतने के लिए उसको बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। लेकिन भाजपा को आगे क्या करने की ज़रूरत है? क्या भाजपा का विजय अभियान यूं ही चलता रहेगा, या फिर भाजपा को फिर अब आगे कर्नाटक के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, छत्तीसगढ़, राजस्थान, त्रिपुरा के लिए अलग रणनीति बनानी होगी? भाजपा की वो रणनीति जो हिमाचल में नहीं चल पाई और गुजरात में चल गई, वो क्या थी? नहीं, देखिए, जो गुजरात है उसकी तो आप कह सकते हैं कि वहाँ की जो इस राजनीतिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, वो पूरी तरह से अलग है। वहाँ पर हर घर में बीजेपी, हम अपने पिछले कार्यक्रमों में भी दर्शकों को यही समझाते रहे हैं, बताते रहे हैं कि टीवी पर जो दिख रहा है उसमें मत जाइए। वहाँ पर गुजरात में बीजेपी को हिलाना, बीजेपी को झटका देना बहुत मुश्किल काम इसलिए है क्योंकि हर व्यक्ति जानता है कि वहाँ पर काम बीजेपी कर रही है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है, बुनियादी सुविधाएँ जो हैं उसको मिल रही हैं, जो कामकाज है उसमें पारदर्शिता है,
सरकार उनकी बात सुनती है, विकास तेजी से हो रहा है और गुजरात का जो औद्योगिकीकरण हुआ है खासतौर पे बीजेपी के राज में, वो वहाँ की जनता इस बात से जागरूक है पूरी तरह से। अब आप देखिए ना कि चुनाव के समय या इन चुनाव के समय मोरबी पुल हादसा होता है और वहाँ पर भी बीजेपी जीत जाती है। तो ये दर्शाता है कि आप कितनी भी बात कर लीजिए, कितना भी आलोचना कर लीजिए, अब हमने देखा अरविंद केजरीवाल जी वहाँ पर जा रहे थे, 128 सीटों पर उनके प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई है। वहाँ पर उन्होंने जहाँ जहाँ रोड शो किए, जनसभाएं की, जहाँ पर भीड़ उमड़ी दिखाई देती थी, वहाँ पर उनकी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई है। तो ये दिखाता है कि आप जनता को दिखाना कुछ भी चाहते हैं, लेकिन वो हकीकत नहीं होती है। हकीकत जनता को पता है उसने क्या करना है, वहाँ पर वही उसने किया है। और ख़ासतौर पर जो अरविंद केजरीवाल जी ने वहाँ पर लिख कर दिया था कि हमारी सरकार आ रही है, तो वो एक गलत थी। इतना अहंकार किसी को नहीं होना चाहिए कि आप जनता के अधिकार क्षेत्र में जो चीज़ है आप उसको लिख कर दे दें कि नहीं ये जीत रहा है, ये आपका एक आध बार वो ठीक है तुक्का सही हो गया, लेकिन हर बार आप उसी को अगर दोहराते हैं तो ये लोकतंत्र की कह सकते हैं आप मखौल उड़ा रहे हैं। और अगर आप देखें, आपने कहा कि गुजरात में बीजेपी का जो विजय रथ है, विजय रथ हम कह सकते हैं कि आगे बढ़ेगा और बीजेपी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बाद एकमात्र ऐसी पार्टी हो गई है, जो दो पार्टी हो गई हैं सीपीएम और बीजेपी, जिसने 7 विधानसभा चुनाव लगातार जीते। और सीपीएम से और बीजेपी के में हम थोड़ा सा एक इसमें अंतर ये बताना चाहेंगे दर्शकों को कि जो पश्चिम बंगाल में सीपीएम का शासन था 7 बार चुनाव जीतने का, या जो उनका 28 साल लगातार वहाँ पर शासन करने का, तो वो एक वाम जितने दल हैं, कई सारे वाम दल, वो सारे मिलकर चुनाव लड़ते थे, वाम फ्रंट चुनाव लड़ता था। यहाँ बीजेपी सिंगल चुनाव लड़ती है। तो ये फर्क है कि वो गठबंधन चुनाव जीतता था, यहाँ पे अकेली एक पार्टी चुनाव जीतती है। तो इस नाते वो जीत एक बड़ी जीत हो जाती है। और अगर 53% मत मिल रहे हैं तो ये दर्शाता है कि हर घर में बीजेपी है। और प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा कि गुजरात के लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ने के भी रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं, तो ये भी एक बड़ी बात है। आप देखिए कि ऐसे सर्वाधिक संख्या है जिन्होंने लगभग 2 लाख के आसपास वोटों से चुनाव जीते, इसका भी रिकॉर्ड बन गया है। और ऐसे भी सर्वाधिक संख्या है पहली बार गुजरात में कि जिन्होंने 50,000 से 1 लाख के बीच के वोटों से चुनाव जीता है। तो ये जो गुजरात चुनाव है इसने एक संकेत दिया है। और हमारी गुजरात में लोगों से बातचीत भी हुई थी। लोगों का ये भी कहना था कि अगर आज की स्थिति में लोकसभा चुनाव होते हैं तो 26 की 26 सीटें लोकसभा की बीजेपी को फिर से मिलेंगी। जहाँ तक बात है आपने करी कि मध्य प्रदेश या अन्य प्रदेश जहाँ पर चुनाव होने हैं, तो हर राज्य की एक अलग रणनीति होती है, हर राज्य के मुद्दे अलग होते हैं, हर राज्य का नेतृत्व अलग होता है। तो यकीनन बीजेपी को रणनीति नहीं बनानी ही होगी। और हमने देखा कि एक तरफ वहाँ चुनाव खत्म हुए और दिल्ली में वो प्रधानमंत्री जी और बीजेपी अध्यक्ष जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनको टू डू लिस्ट पकड़ा चुके थे कि भैया अब आगे का ये काम है। और अब जिस तरीके से जनवरी में हम देख रहे हैं कि त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और में यहाँ पे चुनाव होने इसके, फिर कर्नाटका में चुनाव होने हैं, फिर तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, लगातार चुनाव हैं। 8 चुनाव हैं जी, 8 चुनाव हैं। तो ये सभी पार्टियां उसके लिए तैयारी कर रही हैं, लेकिन सभी राज्यों के मुद्दे अलग होते हैं और सभी राज्यों में मुकाबला भी अलग अलग पार्टियों में है। बीजेपी जाहिर सी बात है कि सभी राज्यों में तो चुनाव लड़ेगी, लेकिन मुकाबला अलग अलग पार्टियों से है अगर हम देखें तो ये एक चीज़ ऐसी है कि बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, 2024 में दावा उसी का सबसे ज़्यादा पुख्ता होगा जो 2023 में अपने आप को साबित कर पाएगा। लेकिन हमको एक चीज़ और देखनी होगी कि 2022 में अपने आप को कौन साबित कर पाया। अगर हम आप देखिए कि जो फरवरी में और मार्च में चुनाव हुए थे इस साल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, 5 राज्यों के चुनाव हुए थे। उन 5 राज्यों में 4 में बीजेपी थी, 4 में बीजेपी थी और चारों में सत्ता में वापसी करी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में नया इतिहास रचा, वहाँ पर रिवाज बदला, राज नहीं। और उसके बाद मणिपुर में चुनाव जीते और गोवा में चुनाव जीते, और गोवा में तो पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली वहाँ पर। तो ये 4 राज्यों में चुनाव जीते। और पंजाब में कांग्रेस के पास एक जगह सत्ता थी, वो भी हाथ से चली गई, आम आदमी पार्टी को सत्ता मिल गई। अभी जो चुनाव हुए 2 राज्यों में चुनाव हुए और दोनों में बीजेपी की सरकार थी। बीजेपी एक में सत्ता में लौटी और एक में 1% से भी कम मतों के अंतर से चुनाव हार गई। तो हमको ये एक निष्पक्ष आकलन यही बनता है कि 2022 का जो विजेता रहा राजनीतिक रूप से वो बीजेपी रही और आम आदमी पार्टी ने अपने आप को साबित किया।
कांग्रेस ने ये दिखाया कि कांग्रेस अभी जिंदा है, कर सकती है कुछ, और जनता भी थोड़ी सी मेहरबानी दिखाए तो उसको थोड़ा सा वो अपने पैरों पर फिर से खड़ी हो सकती है। और जनता ने, हिमाचल की जनता ने मेहरबानी की है, उसको अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए एक मौका दिया है। देखना होगा कि कांग्रेस इस मौके का कितना फायदा उठाती है। लेकिन जिस तरह से हिमाचल में कौन बनेगा मुख्यमंत्री को लेकर लड़ाई है, तो वो अपना घर संभाले रखना कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, क्योंकि अभी ही सुक्कू का अलग समर्थन है, और ये कांग्रेस के लिए यही जो चीज है घर संभालने वाली, ये कांग्रेस की असली दिक्कत है। अब आप देखिए, राजस्थान में ये घर नहीं संभल रहा है, छत्तीसगढ़ में घर नहीं संभल रहा है, पंजाब में घर नहीं संभला था, है ना। तो ये जो घर नहीं संभाल पाते हैं ना, वो एक बड़ी दिक्कत है। तो वो वहां पर उनको एक कठोर निर्णय लेना होगा, एक सख्त मैसेज देना होगा खड़गे जी को भी कि पार्टी जो कहेगी वही फाइनल होगा, जो नेता कहेंगे अलग अलग वो फाइनल नहीं होगा। बिल्कुल, ये इससे नुकसान होता है पार्टी बिल्कुल। चलते चलते एक आखिरी सवाल, क्योंकि इस सवाल पर भी सबकी निगाहें ये है, सवाल ये है कि एमसीडी के चुनाव तो हो गए, नतीजे भी आ गए, भाजपा 15 सालों से जो सत्ता में थी वो विपक्ष में चली गई है, मेयर किसका बनेगा, ये बड़ा सवाल है। और हर जगह दिल्ली में इसकी चर्चा हो रही है कि मेयर कौन बनेगा। देखिए, अभी मेरे ख्याल से जो हाल ही में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष का बयान आया है, उसमें उन्होंने कहा है कि जो मेयर है वो तो अब आम आदमी पार्टी का ही बनेगा। हालांकि एक बात ये भी सही है कि जो नगर निगम है उसमें दल बदल कानून लागू नहीं होता है, ये पार्षदों पर निर्भर है कि वो किसको चुनते हैं। और हम दिल्ली नगर निगम का इतिहास उठाकर देखें तो मेयर के चुनाव में भी और जो निगम की विभिन्न समितियां होती हैं उसमें भी जमकर क्रॉस वोटिंग होती रही है। तो ये अभी दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने कह दिया है फिलहाल तो कि आम आदमी पार्टी का मेयर बनेगा। और हर यहाँ पर दिल्ली में क्या है, रोटेशन वाइज हर साल मेयर, जैसे पहले साल कोई महिला बनेगी, हाँ महिला, या तीसरे साल दलित को या रिजर्व सीट, रिजर्व सीट, और ये जनरल भी हो जाता है। तो ये 3 साल, हाँ, तो अब ये जो प्रत्याशी आ रहा है वो कितना स्ट्रांग है उस पर भी निर्भर करता है। बीजेपी अपना उम्मीदवार उतारती है, किसको उतारती है, वो क्या पार्षदों के बीच में अपना समर्थन दिखाने के लिए सिद्ध हो पाता है, अब साबित कर पाता है अपने आप को, और वो क्रॉस वोटिंग करा पाने में सफल हो पाता है, देखने वाली बात होगी। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी ने अभी ये सोच लिया है कि निगम में इनको काम करने देना है, क्योंकि बीजेपी अभी दिल्ली में पूरी तरह विपक्ष में नहीं थी, निगम में वो सत्ता में थी। तो उसके ऊपर भी आरोप लगते थे कि आप साफ सफाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपके चलते कूड़े का पहाड़ खड़ा हो गया, आपके चलते भ्रष्टाचार है, जो लाइसेंस राज है दिल्ली में। तो ये कई सारी चीज़ें थी जिसके लिए बीजेपी को सुनना पड़ता था। लेकिन अब बीजेपी पूरी तरह विपक्ष में है, और बीजेपी के खासतौर पर 2014 के बाद से जो कदम उठाए गए हैं बीजेपी की तरफ से राजनीतिक रूप से, तो उसका हम अध्ययन करेंगे तो एक चीज़ साबित होती है कि बीजेपी कोई ऐसा कदम नहीं उठाती है जिससे कि आने वाले लोकसभा चुनाव पर पार्टी की प्रदर्शन पर असर पड़े। बिल्कुल, मुझे लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी दिल्ली में कोई प्रयोग करने से बचेगी। अपने संगठन में तो ठीक है वो फेरबदल करेंगे, लेकिन जो आम आदमी पार्टी उसको काम करने देंगे ताकि 2024 के चुनाव के समय बताया जा सके, हमला बोला जा सके। तो फिलहाल मुझे लगता है कि अभी 1-1.5 साल आम आदमी पार्टी को राजनीतिक रूप से कोई दिक्कत नहीं है। वो अलग बात है कि आम आदमी पार्टी की सरकार और उपराज्यपाल के बीच जो खींचतान चल रही है वो कोई नया मोड़ लेती है तो वो एक अलग विषय है। बिल्कुल, देखना दिलचस्प होगा कि राजनीति किस तरह की होती है। लेकिन फिलहाल आज के चाय पर समीक्षा कार्यक्रम में इतना ही। अगले सप्ताह फिर आपसे मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अंकित सिंह और मेरे साथ हैं नीरज दुबे। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।